हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी स्नुक्तिपथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग। ठीक है, तो ये आपका बीपीएससी एईडीयू का कंप्लीट सिलेबस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपके मैथ्स के जितने भी क्लासेस हैं ऑलरेडी आपको करा दिए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात ये है कि आपको कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि बीपीएससी जो है आपको एक ओवरऑल सिलेबस देता है। तो बहुत बच्चे को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो जो कुछ बेसिक पार्ट होते हैं वो भी आपको करा दिया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टॉपिक करा दिए गए हैं और कुछ आगे आने वाला समय में करा दिए जाएंगे। और जितने भी टॉपिक हैं इनके आपको लिंक कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर लें और उसके बाद उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैनल हो गया। चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, आपका एनसीईआरटी का साइंस सीरीज चल रहा है, और उसके बाद मैथ्स का आपका क्लासेस चल रहा है। और ये अगर आप पूरे देख लेते हैं उसके बाद आप घटना चक्र भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको डिस्कस कराया जाता है कि कैसे आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है, एक बार आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें इसका। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट टू द टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना है। और प्रॉब्लम को कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम को आप लिख दें। ठीक है ना, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, उसके बाद आपको ईजी हो जाता है। जैसे मैं इस प्रॉब्लम को बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। B जो है दो गुना है A से, तो B इज ट्वाइस ओल्ड एज ए मैंने लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि बट ट्वाइस एज यंगर एज एफ। तो अब एफ से क्या है, दो गुना यंगर है। ठीक है, दो गुना यंगर है, तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ इज टू टाइम्स, सॉरी, टू टाइम बी लिख सकता हूँ। बी से क्या है, दो गुना यंगर है, मतलब एफ बड़ा होगा। एफ जो है क्या, कितना, दो गुना बी से बड़ा होगा। अगर बी दो गुना यंगर है, यंगर मतलब छोटा है, तो इसका दो गुना यंगर है, इसका मतलब कि एफ से वो दो गुना बड़ा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इक्वेशन को। ठीक है, सी इज हाफ द एज ऑफ ए। तो अब सी बोल रहा है कि हाफ द एज ऑफ, सॉरी, सी इज हाफ द एज ऑफ ए। तो अगर मैं लिख सकता हूँ सी इज हाफ द एज ऑफ ए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सी इज हाफ द एज ऑफ ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू टू सी। ठीक है, ये होगा ए इक्वल टू टू सी, मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि बट ट्वाइस ओल्डर दैन डी। तो डी से कितना, दो गुना ओल्डर है, तो सी इक्वल टू टू डी। क्या है, डी से दो गुना ओल्डर है। अब जितने भी इक्वेशन है मैंने लिख दिए। अब उसके बाद डायरेक्ट अब आपको सॉल्व कर लेना है। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, तो इसमें से पूछ रहा है कि सेकेंड ओल्डेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबसे बड़ा कौन है, तो एफ जो है, सबसे पहले मैं एफ को लिखता हूँ। एफ इज टू टाइम यंगर देन बी, मैं इसका मतलब कि वो बी से बड़ा है। ठीक है, मैंने लिख दिया बी से बड़ा है। उसके बाद बी जो है दो गुना है ए का, इसका मतलब ए से बड़ा है बी, तो ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या है, ए इक्वल टू टू सी। ठीक है, तो सी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे ए भी लिख दिया। उसके बाद सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है, तो ये मैंने लिख दिया। तो जितने भी आपको पैटर्न थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने लिख दिया। अब उस हु इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट, तो सबसे दूसरा उम्र दराज, मतलब सबसे ओल्डेस्ट नहीं पूछ रहा है, सेकेंड ओल्डेस्ट। सेकेंड ओल्डेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन वन में हु इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि लोकेश इज टॉलर देन गगन। ठीक है, ये भी क्या है, एक कहीं ना कहीं ऑर्डर का बात कर रहा है, इसलिए आपको मैं ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखते जाता हूँ, जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट को पहले लिख लेना है। तो लोकेश इज टॉलर देन गगन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया गगन। बट नॉट शॉर्टर देन अभिषेक, मतलब लोकेश जो है अभिषेक से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इसके आसपास रहा होगा, छोटा तो नहीं है, दैट मच इज फॉर श्योर। तो यहाँ अभिषेक मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई एक ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया कि लोकेश से तो छोटा है, इतना कंफर्म है अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ तक से सेंटेंस मैंने लिख दिया।
अभिषेक एंड सुरेश आर द सेम हाइट, तो बोल रहा है कि दोनों सेम हाइट के हैं, तो अभिषेक और सुरेश, ये भी मैंने लिख दिया, दोनों बराबर हैं, आर द सेम हाइट। लोकेश इज शॉर्टर देन ललित, लोकेश जो है ललित से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, ललित से छोटा है लोकेश, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पूछ रहा है अमोंग द बॉयज हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे जो टॉलेस्ट है वो कौन है। अब आपको जो मैंने सेंटेंस लिख दिया है उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि लोकेश से बड़ा कौन है, ललित है, लोकेश से बड़ा ललित है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, लोकेश है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकेश से बड़ा क्या है, ललित है, तो सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, ललित हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आपको ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 फोन एच एम आर टी एंड भी आर केप्ट वन एबव अनदर, तो जैसे दिया हुआ है कि, और ये भी दिया हुआ है कि नॉट इन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो ये जो दिया हुआ है कि एच एम आर टी भी, ये जितने भी हैं ये एक फ़ोन है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। द नंबर ऑफ द फोन एबव द टी इज सेम एज द नंबर ऑफ फोन बिलो भी, तो बोल रहा है कि टी के ऊपर जितना फ़ोन है वो भी के नीचे, मतलब टी के ऊपर अगर मान लें कि जितना फ़ोन है वो भी के नीचे है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, सेम है, अगर टी के ऊपर अगर एक्स है तो नीचे भी एक्स फ़ोन है, ये मैं लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ फोन एज भी, आर इज जस्ट अबव द एच, आर जो है एच से ऊपर है, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख दिया कि आर जो है एच से ऊपर है, मैंने लिख दिया। भी इज एट द बॉटम, तो भी जो है वो सबसे नीचे है, तो भी को मैं सबसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आर इज जस्ट अबव द एच एंड भी इज एट द बॉटम, देयर आर 2 फोन बिटवीन एम एंड भी, एम और भी के बीच में 2 फोन है, एम और भी के बीच में 2 फोन है, इसका मतलब कि भी जब बॉटम पे है तो आर और एच दिया हुआ है, तो एम कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा, तब तो उसके भी एम और भी के बीच में आर और एच मतलब 2 फोन हो गए, तो ये मैंने लिख दिया। देयर आर 2 फोन बिटवीन एम एंड भी, मैंने इस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फोन आर एबव आर, आर से ऊपर कौन सा फ़ोन है। ठीक है, आर से ऊपर कौन सा फ़ोन है, इसके ऊपर कौन कौन से फ़ोन है, तो लिख लेते हैं। एम तो फॉर श्योर है, तो ये ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता है। अब टोटल क्या था, एच एम आर टी भी, ठीक है, आर भी हो गया, भी बॉटम पे हो गया, तो फिर ऊपर कौन बचा, ऊपर तो एक टी बचा है, तो मैंने ऊपर टी लिख दिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैंने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिंपल ऑर्डर को डिफरेंट लैंग्वेज में दिया हुआ है, जो कि मैंने लिख दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फोन आर अबव द आर, तो आर के ऊपर क्या है, एम है और टी है, तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन में एम एंड टी कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा एम एंड टी, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपको वर्ड्स के फॉर्म में दिए हुए रहते हैं उसको आपको या तो ग्राफिकल फॉर्म में या आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है और फिर उसके बाद उसको रीड करना है। बहुत ही ईजी सवाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड एंड द रिमेनिंग हाफ आर केप्ट इन ओरिजिनल ऑर्डर, तो अगर मैं बोलूँ कि ABCD आप तो लिखते होंगे, ABC, ए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रीजनिंग में कि ये ABCD M तक होता है आधा, 13 लेटर इधर होते हैं, और N से लेकर के Z तक MNOP, ये आपका Z तक आता है, ये कहाँ हो गया, दूसरे पार्ट में। ठीक है, इसका रैंकिंग पद क्या होता है, 1 2 3, और ये होता है आपका कितना, 13, और यहाँ से 14 से लेकर 26 तक। ये मैं आपको नॉर्मल सा इक्वेशन लिखा हूँ जो पहले आपको पता होना चाहिए। अब क्या जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर, फर्स्ट हाफ मतलब कि टोटल 26 है तो 13 का जो पेयर हो गया फर्स्ट हाफ बोलेंगे, इनको रिवर्स कर दिया गया, इसको मतलब उल्टा में लिख दिया गया। मतलब एम हो गया, एम के पहले जो भी लेटर होते हैं, एम के पहले क्या आता है, एल आता है, एल के पीछे क्या आता है, के आता है, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि बाकी जो लेटर है उसको सेम ही रखा गया है, NOP और AZ तक। ठीक है, ये सेम रखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों को। विच लेटर वुड बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, तो बोल रहा है कि यहाँ से 10th लेटर ले लें, 10th कौन सा होगा,
10th, और फिर 10th से पूछ रहा है कि 7th, तो 10th से 7th आपको निकालना है कि कौन सा लेटर होगा और उसी का वही आंसर होगा। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं ना कि पढ़ने एक बार फिर से, विच लेटर वुड बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन। राइट इन से 10th लेटर से फिर आपको 7th पूछ रहा है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि 10th लेटर कौन सा होगा। अगर Z 26 है तो 26 हो गया। आपको मैंने क्या बताया था, एक चीज आपको बताया था कि जैसे Z है तो Z है 26, तो 26 है, 26 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 26 में से, अब क्योंकि 10th बोल रहा है तो आप 9 घटा दीजिए और उसके बाद क्या होगा, वो 10वां लेटर निकल जाएगा आपका। तो 26 दिया हुआ है, तो 16 से अगर 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 9 घटा देंगे तो 17। ठीक है, तो 17 रैंकिंग किसका होता है, ए जेड का होता है। अब ए किसका होता है, क्यू का होता है। तो 17 पता चल गया, और 17 पता चल गया यहाँ पे। और 17 में से अगर देखें, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑर्डर आएगा 14 तक, और 14 से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, यही इसी के लिए तो क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पे आपको कंफ्यूज किया हुआ है। तो अब 17 से 14 कितना चले गए, तो 17 से 14 आप जाएंगे तो 3 चले गए, तो 3 आ गए, तो यहाँ पे 4 और आपको आगे जाना है, 1 2 3 4, तो आपका 4th लेटर आंसर हो जाएगा। तो 4th का आंसर लेटर क्या होगा, 4th लेटर रैंकिंग होता है डी का, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 हो गया। कैसे करना है फिर से मैं बता देता हूँ। लेटर जो है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट से 10th जो लेटर है उसका 7th पूछ रहा है, तो 10th और उसका 7th, तो 26 से 10th क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, 10वां पोजीशन है तो 9 घटाए तो फिर से उसके बाद जो बचेगा वो 10वां पोजीशन हो गया, वो निकल गया। यहाँ से बोल रहा है क्या, यहाँ से आपको 7th पोजीशन, तो 17 से 7th, आप 17 से 7 डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि n के बाद ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो 17 से 3 गए 14, और उसके बाद 4 और जाना है। अब 4 जा रहे हैं तो यहाँ पे ABCD से स्टार्ट होगा क्योंकि रिवर्स कर दिया गया था। तो 4 गए तो उसके बाद कौन सा रैंकिंग मिल रहा है, 4 किसका होता है, डी का होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन आर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन आरती स्कोर्ड ट्वाइस एज मच एज शीला। ठीक है, तो अभी ये आरती ने, क्योंकि आपको ऑर्डर पूछ रहा है तो आपको ट्वाइस थ्राइस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसका जो क्या लिखूंगा, इसका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के टर्म्स में लिखूंगा। आरती स्कोर्ड ट्वाइस एज मच एज शीला, तो आरती ने क्या किया होगा, इसके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, शीला से दोगुना किया है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, शीला as much as Aarti scored twice as much as Sheila scored and Sheila scored higher than the चित्रा। तो शीला किससे हायर स्कोर कर की है, चित्रा से। चित्रा है या चिंता है, हायर देन चिंता है। ठीक है, तो मैं चिंता लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे चिंता। ठीक है, चिंता स्कोर्ड लोअर देन तरुण, चिंता ने किससे, तरुण से लोअर स्कोर किया। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका अगर नीचे लिख दूँ, ये अगर चिंता है, चिंता किससे स्कोर लो किया, तरुण से, तो मैंने यहाँ तरुण लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तरुण स्कोर्ड लोअर देन इला, तरुण जो है इला से कम स्कोर करती है, इसका मतलब इला का ज़्यादा मार्क्स आया होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इला स्कोर्ड लोअर देन शीला, इला जो है वो शीला से कम स्कोर करती है, मतलब कि शीला को यहाँ मिला होगा स्कोर इला से। ठीक है, इला से, इला बट हायर देन चिंता, बट किससे, चिंता से ज़्यादा, तो ये मैंने लिख दिया कि चिंता से ज़्यादा। ये मैंने आपको पूरा ऑर्डर जो, क्योंकि पता है एग्जाम में आप जब पढ़ेंगे ना ये बार बार सेंटेंस आता है तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो बस आपको इसको ध्यान से देख के लिख देना है। उसके बाद पूछ लिए हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड हायर देन इला, इला से ऊपर किसने स्कोर किया। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए इला से मार्क्स किसके कम थे, चिंता के, इला से कम चिंता था, यहाँ पे इला से कम हो गए तरुण और चिंता का। ठीक है,
और यहाँ पे जब चिंता से कम था, इसका मतलब कि इला का स्कोर शीला से कम था, ठीक है। तो यहाँ पे शीला से कम था और चिंता से ज़्यादा था, तो इला कहीं ना कहीं इस पोजीशन में रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख ले कि कौन दो इंसान को ज़्यादा मार्क्स आए होंगे इला से। इला ऑलरेडी आपको पता है कि इला का स्कोर जो है वो चिंता से ज़्यादा है और शीला से कम है, तो ये आपको बीच में कहीं यहाँ पे इला रही होगी। तो ये दो नाम जो है आरती एंड शीला, इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया होगा। तो आप देख ले कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, मैंने आपको करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर डिफरेंट हाइट एंड ए इज टॉलर देन ओनली। अब ए बी सी डी जो है एफ जी 7 लोग हैं जिनका हाइट दिया हुआ है। तो जब 7 लोग दिया हुआ है तो मैं 7 पोजीशन यहाँ पे बना लेता हूँ, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने पोजीशन बना लिया। अब उसके बाद फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए इज टॉलर देन ओनली 2 पीपल। ए जो है 2 लोग से बड़ा है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ए जो है केवल 2 लोग से बड़ा है, तो 2 पोजीशन छोड़ दिया, उसके बाद ये बड़ा मैंने साइन शो कर दिया। तो मैं ये साइन का ऑर्डर, अब जो बड़ा छोटा होगा मुझे लिखते जाना है। डी इज शॉर्टर देन जी, ओनली जी। डी जो है केवल जी से ही छोटा है, तो डी जो है केवल जी से छोटा है। अगर मैं बोल दूं कि डी केवल जी से छोटा है, इसका मतलब कि जी सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो डी का पोजीशन कभी भी दूसरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डी का पोजीशन अगर इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो और लोगों से भी छोटा हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, केवल जी से छोटा होना चाहिए, मतलब कि जी जो है हाईएस्ट पोजीशन रहा होगा, सबसे बड़ा रहा होगा। तो मैंने लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जी जो है क्या बोल रहा है कि डी केवल जी से छोटा है, इसका मतलब कि डी का पोजीशन यही होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, और जी से छोटा है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, अब आपको लिख देना है, आसान है। अब मेन इसी को समझना था। एफ इज टॉलर देन ए, एफ जो है टॉलर देन ए, मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया। बट एफ इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन बी, बी से छोटा है, तो मैंने बी भी लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है क्या, सी इज शॉर्टर देन ए, सी जो है शॉर्टर देन ए, तो आपका हो गया यहाँ पे सी इज शॉर्टर देन ई, तो ई हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं उस बेसिस पे मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देख ले कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन ई। ई से छोटे कितने लोग हैं, ई से छोटे केवल एक सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, आपको कुछ नहीं इसमें करना था। सिंपल जो सेंटेंस दिए हुए उसको आपको इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख देना था कि बड़ा छोटा के तौर पे अरेंज कर देना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 टीचर ए डी जी एम पी आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो ये जो लोग 5-6 लोग हैं, ये क्या थे कि सब बैठे हुए थे सर्कल के पेरीफेरी पे और सेंटर की ओर अपना फेस किए हुए थे। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना दूं, और सर्कल में कितने लोग हैं, 2 और 3 5 1 6 लोग हैं, तो मैं 6 लोग को बैठने का जगह बना देता हूँ। तो 6 लोग का बैठने का, तो 2 हो गया, 3 4 5 और 6, और सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो मैं इसका डायरेक्शन ऐसे बना देता हूँ कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैंने बना दिया फेसिंग टू द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक तो सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एम जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि ए जी है, तो एम क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो ए हो गया इसके इधर राइट होगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। थर्ड देख लिए, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ए मैंने लिख दिया। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पोजीशन दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू द जे। ये बाद में सेंटेंस को यूज करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये डी जे इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। तो आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ए जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके, एम के। जब ये सामने इधर फेस किया हुआ है तो एम इसके लेफ्ट की इधर हो जाएंगे, ये लेफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट आपको लिख दे रहा हूँ। तो ए क्या है, इमीडिएट लेफ्ट टू द एम है,
तो आपके ए के पोजीशन हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब जब इसका ए पोजीशन इधर आ गया, इसका मतलब डी और जी कहीं ना कहीं इस साइड में रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब ए हो गया तो डी और जे दोनों तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिख दूंगा, डी हो गया और ए पोजीशन आपका जे हो गया। ठीक है, ये हो गया डी, जे इज इमीडिएट लेफ्ट टू द, सॉरी जे, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द जे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप जो सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिम, एम हो गया। उसके बाद बचा कौन हुआ है, तो बचा हुआ पी पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी सेटिंग अरेंजमेंट थे कर दिए। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इफ यू काउंट फ्रॉम पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हाउ मेनी टीचर आर सिटिंग बिटवीन पी एंड जी। पी और जी के बीच में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें तो कितने लोग बैठे हुए हैं। तो पी से लेकर जे तक अगर घूमें तो कितने लोग बैठे हुए हैं, देख ले यहाँ पे। तो केवल क्या है, पी से जे के बीच में जी बैठा हुआ है, तो केवल एक लोग बैठे हुए हैं, 1। ठीक है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। जो भी सेंटेंस दे हुए उसको पहले आपको डायग्राम के फॉर्म में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 बॉयज PQRSTU। ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है। UVW आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर एंड नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्कल बना देना है। कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो 8 लोग के बैठने की पोजीशन बना देते हैं। 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 और 8। सब कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखने की उनके डायरेक्शन बना दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बोले कि P एंड Q आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। P और Q जो है क्या अपोजिट टू ईच अदर है, मैंने लिख दिया, दोनों को आमने सामने बना दिया। S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P एंड V। ठीक है, तो S जो है P और V के राइट में है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P। S जो है वो P के सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो S तो सबसे पहले आपको लिख लेना है सेकेंड टू द राइट। तो ये जब सामने इधर किया हुआ है तो इसके राइट किधर हो गए, ये इसके राइट इधर हो गए और लेफ्ट इधर हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत लोग यहाँ पे गलती करने के चांसेस रहते हैं। तो सेकेंड बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या हो गया, एस मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर बोल रहा है कि भी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू से सेकेंड जो राइट में है वो कौन है, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, वी बैठा हुआ है। तो क्यू से राइट सेकेंड देख लें, क्यू हो गया, इसके राइट क्या हो गए ए और इसके राइट लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फेस इधर है। आपको क्या करना है कि टेबल पे आप खुद उधर फेस करके आप इमेजिन कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसके सेकंड बोल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, भी, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। T एंड W आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। T और W जो है एक दूसरे के अपोजिट है, सामने आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो T और W जो है एक दूसरे को अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ मैंने लिख दिया। R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V। R जो है P और V के बीच में है, मतलब कि ये R का पोजीशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में तो TW नहीं हो सकते हैं। मतलब TW क्या हो सकते हैं, या तो T यहाँ पे होगा, या अगर T यहाँ पे होगा तो W राइट में होगा, और अगर यहाँ पे W होगा तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा। आपको समझ में आया होगा कि T और W का पोजीशन फिक्स नहीं है कि कहाँ पे है, तो वो दोनों पोजीशन पे होता है। तो मैंने ऑब्लिक करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया, हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। यू और भी के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ द यू। तो यू से राइट में आपको मूव करना है, तो यू और भी के बीच में। ठीक है, यू कहाँ पे हो गया, ये हो गया भी। अब इसके बाद क्या बच गए, बचा हुआ यू था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, सबका पोजीशन दिया हुआ है, बचा हुआ यू था तो उसको भी लिख दिया। अब पूछ रहा है कि यू और भी के बीच में हाउ मेनी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ द यू। तो यू के राइट कौन से डायरेक्शन में होंगे, यू के राइट आप देख लीजिए इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो यू से भी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, देख ले, एक बैठा हुआ है और 2 बैठा हुआ है। तो ये कितने लोग हैं बैठे हैं, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2।
आई होप सबको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस जो सेंटेंस दिया है उसी को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, उसके बाद आपको आंसर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सिंपल सवाल है, 4 फ्रेंड आर प्लेइंग कैरम and sitting on the four side of the carom board, and B is to the right of the C and D is to the left of A, who is sitting to the left of C। एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कराया जा चुका है PYQ में, PYQ जब करा रहे थे तो उस समय कराए थे। जिन्होंने नहीं देखा है PYQ तो उसके लिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे चार आपको कैरम बोर्ड खेल रहे थे, ये आपका कैरम बोर्ड हो गया, 4 लोग को बैठना है। कैसे? B इज टू द राइट ऑफ C, B जो है टू द राइट ऑफ द C। तो अगर मैं बोलूँ कि C यहाँ पे है तो C के राइट में कौन बैठा हुआ है? B। C इधर चेहरा करके बैठा के खेल रहा होगा तो उसके राइट में B है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड D इज टू द लेफ्ट ऑफ A, D जो है वो लेफ्ट ऑफ A है। तो अगर मैं बोलूँ कि A अगर A है तो लेफ्ट में कौन होगा? इसके लेफ्ट में। ठीक है, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, तो इसमें कौन बैठे हुए हैं? यहाँ पे डी बैठे हुए हैं। तो मैंने जितने भी पोजीशन थे वो लिख दिए। हु इज सिटिंग लेफ्ट टू द सी, तो सी से लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? आप यहाँ से देख ले, सी अगर इधर फेस करके बैठा हुआ है, लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFG, तो ये जो 8 फ्रेंड थे बैठे हुए थे स्टैंडिंग इन 2 रो, 2 रो में खड़े थे। ठीक है, तो 2 रो मैं पहले बना देता हूँ। सबसे पहले मैं रो बना देता हूँ। ठीक है, 2 रो में बना देता हूँ। जो भी सेंटेंस में दिया हुआ उसको बस ड्रॉ करना है। सिटिंग इन 2 रो, ड्यूरिंग प्रेयर H इज आफ्टर D, H बोल रहा है कि D के बाद है, तो मैं ए से लिख देता हूँ कि D के बाद H है। ठीक है, बाद में मैं ये रो में फिल करूँगा। C इज जस्ट बिफोर ए, C जो है A के पहले है, तो C इज जस्ट बिफोर ए, मैंने ये भी लिख दिया। C इज जस्ट बिफोर ए, ये भी लिख दिया। एंड G आर फर्स्ट इन बोथ द रो। ठीक है, क्या बोल रहा है? C एंड G आर फर्स्ट इन बोथ रो, तो C और G फर्स्ट है। तो अगर मैं बोलूँ कि चारों लोग, इसमें 4 लोग थे, ये भी रो में 4 लोग थे। C और G क्या बोल रहा है कि दोनों फर्स्ट रो में थे। एक फर्स्ट रो में C रहा होगा, दूसरे फर्स्ट रो में G रहा होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। F इज बिटवीन G एंड B, F जो है G और B के बीच में है, तो G और B के बीच में कौन है? F है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, G और B के बीच में क्या है? F है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि द टू हु आर स्टैंडिंग एट द थर्ड पोजीशन इन बोथ रो आर, तो बोल रहा है कि दोनों तीसरा पोजीशन में जो बैठा हुआ है उसके बारे में आप बताएं। अब आपको यहाँ से कुछ अंदाजा लग रहा होगा, C के नीचे कौन है? A है, तो मैं यहाँ A लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? D और H बच रहा है कि क्या H जो है D के पीछे है? H जो है D के पीछे है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता है क्योंकि एक ही जगह बचा हुआ है, तो D और H मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब उसके बाद देख ले कि कौन सा जो लेटर है बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ लेटर कौन सा है? C है। ठीक है, C है, C तो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे बचा हुआ लेटर E है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 लेटर। अब आप आंसर कर ले। द टू हु आर स्टैंडिंग एट द थर्ड पोजीशन इन बोथ द रो, तो थर्ड पोजीशन देख ले, इसका थर्ड D हो गया और इसका थर्ड आप देख ले कौन सा होता है? B हो गया, तो D और B आंसर होना चाहिए, D एंड B। आप देख ले कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, सॉरी जस्ट ए मिनट, तो यहाँ आपका ऑप्शन मैच कर रहा है D एंड B, तो आपका ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 6 पीपल आर सिटिंग इन ए 2 पैरेलल रो, 3 पीपल इन ईच रो एंड इन सच ए वे दैट द 3 एट द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है क्या कि 2 रो था, तो 6 लोग टोटल थे, तो 3-3 बैठे हुए थे और सब एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। तो 2 रो था, तो मैंने 2 रो बना दिया। यहाँ पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं, मैंने बना दिया। ठीक है, इक्वल एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, 3 पीपल इन ईच रो वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, एस टी यू आर सीटेड इन द सेम रो फेसिंग साउथ
ठीक है। एस टी और यू जो है साउथ में देख रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, तो मैं अगर लिख दूं इसको ऐसे एस टी यू, आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, तो ये आपका साउथ हो गया एस टी यू। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड आर सीटेड इन द सेम रो फेसिंग द नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ को देख रहे हैं और एक्स वाई जेड बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। ये कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं कि फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यू सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ दियर रो, तो यू जो है एक्सट्रीम राइट, अगर ये इधर बैठा हुआ है तो एक्सट्रीम राइट पोजीशन क्या हो गया, यू, तो सही है। रो एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्स, तो एक्स के अपोजिट भी है, तो वो भी सही है स्टेटमेंट। टी इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो टी जो है इमीडिएट नेबर है यू का, ये भी हो गया। एंड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द जेड, तो जेड का अपोजिट भी है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ यू एंड सीट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द जेड, तो बोल रहा है कि टी जो है और जेड से अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो अपोजिट में नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया वो क्या गलत है। तो टी जो है जेड यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। मैंने जानबूझ करके आपको ऐसे लिखा था ताकि आपको समझ में आए कि जब आगे सेंटेंस दिए हुए थे तो खुद को कैसे करेक्ट करना है। अब जो जितने भी सेंटेंस दिए हुए थे उसको मैंने करेक्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर नहीं दिया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिख दिया था। ठीक है, तो अब आपको सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। अब आंसर कर ले, हु सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ फेसिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ में जो है एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, आप देख ले। नॉर्थ में ए वाला रो में आप एक्सट्रीम राइट देख ले, लेफ्ट इधर होता है, राइट हो गया, तो राइट में कौन बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आप देख लें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए आप जब पीडीएफ देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन बेस्ड आपका इसका सॉल्यूशन होता है, तो आप ध्यान से इसको देखें कि जब आप पीडीएफ देखें तो आप चीज़ों को रिकॉल कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड डेविड, भानु, विंटू, कृता, जॉन, निशान आर सिटिंग इन ए सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में बैठे हुए हैं एंड विथ देयर बैक टुवर्ड द सेंटर। अभी तक हम लोग ने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें फेस जो है सेंटर की ओर रहता था। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये कितने लोग टोटल हैं, 6 लोग हैं, 4 5 6 लोग हैं, तो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हो गए, 2 लोग इधर हो गए और 2 लोग यहाँ पे हो गए। 6 लोग को बैठने की पोजीशन बना दी। देख कहाँ पे रहे हैं, इन लोग सर्कल से बाहर देख रहे हैं क्योंकि बैक जो है सेंटर की ओर है, तो मैंने ये डायग्राम को ऐसे बना दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं। डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि भानु, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भानु हो गए, तो भानु अगर ये सामने देख रहे हैं तो लेफ्ट कौन हो गया इनका, ए, और राइट हो गया ये, इस पोजीशन को बोलेंगे। अब आप देख लें कि डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। ठीक है, तो भानु के राइट में कौन है, मिंटो है, और लेफ्ट में कौन दिया हुआ है, लेफ्ट में आपको डेविड दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है ना कि डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में आपको डेविड है, और राइट में कौन है, तो मिंटो है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो भानु के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, जॉन जो है इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। ठीक है, निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, थर्ड टू द राइट ऑफ भानु कौन बैठा हुआ है, निशान, तो निशान थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, थर्ड हो गया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट का थर्ड पोजीशन देख लें तो यहाँ पे कौन बैठ रहा है, निशान बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं निशान को लिख देता हूँ, निशान हो गया। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ भानु। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, अब उसके बारे में अब जो लिखना है आप लिख लें। 2 पोजीशन बचा हुआ है, कौन कौन है, तो 2 पोजीशन के बारे में किसके बारे में दिया हुआ था कि निशान इज, हाँ ठीक है, जॉन इज नॉट सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट टू डेविड, तो जॉन जो है डेविड के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब जॉन का पोजीशन कहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। ठीक है ना,
तो जॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि ये नहीं है, इसका मतलब जॉन यहाँ पे बैठेगा और जो एक बच गया वो कौन है, वो कृता है। तो कृता को यहाँ लिख देंगे। अब मैं जब एक बार पोजीशन सबको दे दिया उसके बाद ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, तो भानु के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आप देख लें यहाँ से, तो भानु हो गया, भानु के लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट हो गया डेविड एंड सेकेंड लेफ्ट कौन हो गया, कृता। तो कृता आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आपको बस क्या था यहाँ पे लॉजिक को लेकर के ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 बॉयज A B C D E एंड F आर स्टैंडिंग इन ए क्यूब। A B C D F जो जितने 6 लोग हैं एक क्यूब में खड़े थे, तो मैं 6 पोजीशन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 दिखती है। देयर आर 2 बॉयज बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में कितने हैं, 2 बॉय हैं, एंड D इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए, D इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल, देयर आर 2 बॉयज बिटवीन B एंड D। ठीक है, तो B और D के बीच में 2 बॉय हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, B और D के बीच, B और D के बीच में कितने बॉय हैं, 2 बॉय हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, देयर आर 2 बॉयज बिटवीन B एंड D। ठीक है, एंड D इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ E, D जो है E के सामने है। ठीक है, तो D जो है E के सामने है, मतलब A में E पोजीशन लिख सकता हूँ, D जो है E के सामने है, मैंने लिख दिया। A एंड C आर एडजेसेंट टू B, A और C है एडजेसेंट टू B है। ठीक है, A और C एडजेसेंट टू B है, तो मैं अगर यहाँ पे A लिख दूँ और यहाँ पे C लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा था कि A एंड C आर एडजेसेंट टू B, तो A C एडजेसेंट टू B है, तो ये तो मैं या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A B C E और D मैं लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ। एक केस 1 हो गया और केस 2 हो गया, केस 2 हो गया। ठीक है, मैं ऐसे दोनों लिख सकता हूँ, या क्योंकि दिया हुआ है कि A और C दोनों क्या है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट में इस साइड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए दोनों को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। A इज जस्ट बिहाइंड E, A जो है E के बिहाइंड है, यहाँ पे जस्ट बिहाइंड बोल रहा है ना, A इज जस्ट बिहाइंड E, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये कट गए, तो A जस्ट बिहाइंड E, तो ये वाला होगा। एंड C इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ F, C जो है कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ F है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे C इज इन फ्रंट ऑफ F, तो F के सामने क्या है, C है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब जितने भी जो पोजीशन थे उसको लिख दिया। अब आप देख लीजिए, विच 2 बॉयज आर एग्जैक्टली इन द मिडिल पोजीशन, तो मिडिल पोजीशन में कौन है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो मिडिल पोजीशन में कौन है, A और B है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ से 4 हो जाएगा। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या होगा, A एंड B, ऑप्शन D से मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया स्टडीज 5 सब्जेक्ट ABCDE। ठीक है, ABCDE 5 सब्जेक्ट है, उसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि A 5 दिन का दिया हुआ है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, यहाँ पे थर्सडे हो गया, और ये आपका फ्राइडे हो गया। 5 दिन है और 5 सब्जेक्ट है, ABCD में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करने हैं, अब हमको लिखने की कौन कौन दिन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। सी स्टडीज द सब्जेक्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सी स्टडीज 1 सब्जेक्ट इज डे, ये भी सही है। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, डी और ई इज नीदर द फर्स्ट और नॉर द लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, डी और ई जो है ना ही फर्स्ट होंगे और ना ही लास्ट होंगे। ठीक है, तो डी और ई कहीं ये तीनों पोजीशन में बैठ सकते हैं, डी और ई यही 3 जगह, या तो ट्यूसडे को पढ़ सकते हैं, वेंसडे को पढ़ सकते हैं, या थर्सडे को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया डी। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। सी शुड बी स्टडी इमीडिएटली आफ्टर ई, सी जो है वो कब पढ़ा जाएगा, ई के बाद पढ़ा जाएगा, तो ई के बाद क्या पढ़ा जाएगा, सी पढ़ा जाएगा। ठीक है, स्टडीड, सी शुड बी स्टडीड इमीडिएटली आफ्टर ई, एंड बी शुड बी स्टडीड इमीडिएटली आफ्टर
सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि बी शुड बी इमीडिएट, बी शुड बी स्टडीड इमीडिएटली आफ्टर डी। यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन में क्या था, मिस्टेक था। तो इमीडिएटली आफ्टर बी का, बी से पीछे होना कोई सेंस नहीं बनता है, तो डी का होगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जितने भी सेंटेंस थे अब मैंने पढ़ लिए। अब क्या करना है, ओनली वन सब्जेक्ट शुड बी स्टडी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा सकते हैं। ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट पढ़े जा सकते हैं, जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं मैं इस साइड में लिख दिया हूं। अब आप इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप देख ले, नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, ए और बी के बीच में बोल रहे हैं, अगर मैं ए को पहला मान लूं, क्योंकि डी और बी तो पहला हो नहीं सकते हैं। ठीक है, डी और बी पहला नहीं हो सकते हैं। तो अगर सॉरी, आपको क्या दिया है, डी और बी पहला नहीं हो सकते हैं। तो डी और बी पहला नहीं हो सकते हैं और लास्ट भी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं ए को पहला मान लूँ, ठीक है, ए को पहला मान लूँ, उसके बाद एक जगह है तो ये बाद में देखेंगे। उसके बाद कौन है, उसके बाद तीसरा पोजीशन पे बी है, तो मैंने लिख दिया। डी और बी क्या थे, ये या तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को ही पढ़े जा सकते थे, तो वो भी सही बात है। अब बी के ऊपर कौन है, बी के ऊपर डी है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस हम लोग ने लिखा था, तो ये मैंने डी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ई और सी है। ठीक है, ई और सी है, ई सी, ई सबसे ऊपर पढ़ा जाएगा, उसके बाद सी पढ़ा जाएगा। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो ये आपको ऑर्डर जो अब आपने लिख दिया कि मंडे को क्या पढ़े जाएंगे, ट्यूसडे को क्या, वेंसडे को क्या, तो अब मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद आप पढ़े कि क्या पूछ रहा है, विच सब्जेक्ट डज द स्टडी इमीडिएटली आफ्टर मंडे। तो मंडे के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मंडे के बाद आपको सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं वो कौन से हैं, तो आपको डी पढ़ने हैं। मंडे हो गया, ट्यूसडे को क्या पढ़ने हैं, आपको डी पढ़ने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, 3 ऑप्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्या करना था इसमें, जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको पहले मैं लिख दिया। कैसे लिख दिया, डी के बाद बी पढ़ा जा सकता है, तो मैंने ली के नीचे बी लिख दिया। ई के बाद सी पढ़ा जा सकता है, ए के बाद बी, लेकिन बीच में एक और सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि डी और बी जो है मंडे और फ्राइडे को तो नहीं हो सकते हैं। तो डी और बी अब देख लें, मंडे फ्राइडे को नहीं है। तो ये सेंटेंस जो दिए हुए रहते हैं उसको जस्ट आपको लिखना होता है। उसके बाद ये सबसे इजी सवाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एमोंग 8 हाउस, ए बी सी डी एफ जी एच, 4 हाउस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड गार्डन। अगर मैं यहाँ पे गार्डन बना दूं, ये गार्डन हो गया आपका स्क्वायर शेप। 4 जो ए बी सी डी में कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर गार्डन, एंड द रिमेनिंग 4 आर सिचुएटेड एट द मिडिल ऑफ द ईच। तो 4 कॉर्नर पे होंगे और 4 मिडिल में होंगे। ये इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। ऑल द हाउस फेस द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर सबका फेस कहाँ होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। आपको मैंने एरो से बता दिया। बी इज बिटवीन ए एंड एच, बी जो है ए और एच के बीच में है। तो ए और एच के बीच में है, तो अगर मैं इसको ए और इसको एच मानूं तो बी बीच में हो गया, तो मैंने लिख दिया बिटवीन ए एंड। एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द जी। ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द जी। ठीक है, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट मैंने लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट टू द जी है। ठीक है, डी इज द इमीडिएट लेफ्ट टू द सी, तो डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू द सी, ये भी मैंने लिख दिया। लेफ्ट टू द, डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू द सी एंड विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब ये क्या बोल रहा है कि वो एफ से इमीडिएट लेफ्ट है, तो एफ से मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे पढ़ें। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी एंड एफ आर इन द मिडिल ऑफ द टू साइड ऑफ द फेसिंग ईच अदर। तो बी और एफ क्या है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये मैंने एफ को लिख दिया क्योंकि ऑपोजिट हो गए और फेसिंग ईच अदर दोनों साइड पे हैं। अब एफ हो गया। एफ के बगल में कौन है, एफ के बगल में आप देख रहे होंगे क्या है, एफ के बगल में सी है और उसके बगल में क्या है, डी है। तो एफ के बगल में एक तो कॉर्नर पे बैठेगा जो सी है, और उसके बगल में लेफ्ट में कौन है, आपका डी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी। अब आपके पास 2 पोजीशन बच गए, एफ और जी। तो एफ के आप देख रहे हैं राइट में जी है, तो ये आपका पोजीशन हो गया जी। ठीक है, अब आप देख ले कि कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास बच रहा है। ठीक है, ये तो डी था ना,
सॉरी, तो डी था। और आपके पास क्या कौन से लेटर बच गए, तो यहाँ पे जो बच गए वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे ई बच गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। मेन क्वेश्चन में आपको ऑर्डर में इसको अरेंज करना ही होता है, एक बार अरेंज कर दिया उसके बाद क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं इसको अरेंज कर चुका हूँ। विच 4 हाउसेज आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे पूछ रहा है कौन कौन है, तो ए है, ठीक है, ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है। तो ए सी जी एच आप ऑप्शन देख ले कौन सा है, ए सी जी एच आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राधा वियर द 5 डिफरेंट कलर क्लॉथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राधा जो है 5 कलर के कपड़े पहनेगी, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल और ब्राउन, ठीक है, ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। तो ये भी अभी अपने पीछे एक सवाल किया था जहाँ पे क्या था कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को अलग अलग पढ़ने की बात हो रही थी, यहाँ कपड़े पहनने की बात हो रही है। तो मंडे, ट्यूसडे मैं लिख देता हूँ एक बार, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कपड़े कौन कौन से डे में कौन कौन पहनना है उसको लेकर के है। तो पढ़ते हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सी वियर्स द रेड क्लॉथ ऑन वेंसडे, ठीक है। जो रेड क्लॉथ है वो किस दिन पहनेगी, वेंसडे को, तो मैंने रेड लिख दिया। सी डज नॉट वियर ग्रीन एंड ब्राउन ऑन मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को क्या नहीं पहनती है, ग्रीन और ब्राउन नहीं पहनती है। इसका मतलब अब मैं इसको लिख देता हूँ कि जब मंडे और फ्राइडे को ग्रीन नहीं पहनती है, ग्रीन और ब्राउन नहीं पहनती है, या इसका मतलब कि ट्यूसडे और थर्सडे को पहनती होगी। तो मैं ट्यूसडे को एज्यूम करता हूँ कि ग्रीन है और थर्सडे को ब्राउन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, तो मैं भी फिलहाल के लिए कर दिया, ठीक है। नॉट वियर ग्रीन एंड ब्राउन ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है। सी वियर ग्रीन क्लोथ ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वियरिंग द येलो, तो अब येलो पहनने के बाद वो क्या ग्रीन पहनती है, तो ग्रीन सॉरी येलो के बाद ग्रीन पहनती है, तो ग्रीन ट्यूसडे को है, इसका मतलब क्या येलो रहा होगा मंडे को, तभी तो उसके एक दिन बाद ग्रीन पहना है। तो यही सेंटेंस में दिया हुआ है कि सी वियर ग्रीन क्लॉथेथ ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग येलो, तो आपको मंडे को येलो पता चल गया यहाँ से। ऑन विच डे डज सी वियर द ब्राउन क्लॉथ, तो ब्राउन क्लॉथ वो किस दिन पहनती है, ठीक है। तो ब्राउन क्लॉथ आप देख लें यहाँ से किस दिन पहनती है, तो ये आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। देख लीजिए थर्सडे को ब्राउन आ गया। यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ कलर है वो आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा। तो जो भी सेंटेंस दिए हुए रहते हैं बस उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। 3 चीज़ों को ध्यान में देना होता है, ठीक है। अगर किसी को ए डाउट हो सकता है तो 1 मिनट में ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बाद में कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये रेड था, कोई ये भी बोल सकते हैं ना कि ये ब्राउन हो गया, मैं ये भी तो कर सकता हूँ ब्राउन हो गया और ग्रीन हो गया, क्योंकि ये दोनों के बारे में दिया हुआ है क्या कि मंडे और फ्राइडे को नहीं पहन सकते हैं, तो ये तो लिख दिया। लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है कि येलो के बाद ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन जो है नेक्स्ट डे आना चाहिए, ठीक है। येलो के बाद जो है क्या, ग्रीन है। आप यहाँ पढ़ें ग्रीन, सॉरी यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, सीवियर द क्लॉथ है नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग द येलो, जो ग्रीन पहनती है वो किस दिन, येलो पहनने के बाद पहनती है। लेकिन यहाँ पे उस केस में क्या आ जाएगा, रेड के बाद ग्रीन आ जाएगा। रेड ऑलरेडी आपको वेंसडे को दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको ग्रीन नीचे नहीं हो सकता है, ग्रीन ऊपर ही होगा। तो यहाँ से आपको ग्रीन हो गया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन अगर किसी का होगा तो मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ से थर्सडे ब्राउन हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लैग रिलेटेड है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द यूरोपियन चैंपियनशिप गेम द फ्लैग ऑफ द 6 कंट्री वर अरेंज ऑन टॉप ऑफ द पिलर इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। 6 तरह के झंडे थे। द फ्लैग ऑफ द अर्जेंटीना टू द लेफ्ट ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पिलर बना देता हूँ। तो अर्जेंटीना का क्या था, आपका दिया हुआ है कि अर्जेंटीना वाज लेफ्ट ऑफ द पुर्तगाल, तो मैं यहाँ पे पुर्तगाल को PORT लिख दे रहा हूँ, टू द लेफ्ट ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। तो अर्जेंटीना का लेफ्ट था, तो ये इधर मैं मानता हूँ राइट, और ये हो गया इसका लेफ्ट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया अर्जेंटीना, ठीक है, मैंने लिख दिया। अर्जेंटीना वाज टू द प्रोग्राम बाई कलर एंड टू द राइट टू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द फ्लैग अर्जेंटीना वाज टू द लेफ्ट ऑफ पुर्तगाल बाई कलर एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस। अभी फ्रांस के फ्लैग से कहाँ था, राइट में था, तो फ्रांस के फ्लैग से राइट में था। तो अगर फ्रांस यहाँ पे है तो इसके राइट में कौन हो गया, अर्जेंटीना, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज द राइट टू द पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल के राइट में किसका फ्लैग था, इंग्लैंड का था, तो ये मैंने इंग्लैंड का फ्लैग लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। बट टू द लेफ्ट ऑफ फ्लैग ऑफ जर्मनी, ठीक है, लेकिन वो क्या था कि जर्मनी के फ्लैग से बाएं था, ठीक है, तो जर्मनी के फ्लैग से बाएं था, ये पुर्तगाल से दाहिने था और जर्मनी से बाएं था इंग्लैंड का, तो मैंने जर्मनी लिख दिया। तो अब एक बच गया, वो कहाँ पे होगा, देख ले, जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट फ्लैग, विच वाज द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ द स्पेन, ठीक है, तो स्पेन का फ्लैग कहाँ था, तो ये आपका हो गया स्पेन का फ्लैग, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लें, फाइंड द टू फ्लैग दैट आर इन द सेंटर, तो सेंटर में कौन से दो फ्लैग हो गए, आप देख लीजिए यहाँ पे सेंटर में दो कौन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कितने फ्लैग हैं, 6 हैं, तो 2 इस साइड में हो गए, 2 आपको इधर से हो गए, तो कितने हो गए, पुर्तगाल और इंग्लैंड का जो फ्लैग होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। तो आप पुर्तगाल और इंग्लैंड का देख ले, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट बताने का मेरा मेन पर्पस क्या था कि जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसको आप डायग्राम के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें और उसके बाद उसको आंसर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सवाल होता है, ठीक है। तो क्लास को समाप्त करते हैं। ये आपका टेलीग्राम का चैनल हो गया, आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको जो क्लास हुए हैं इसके PDF मिल जाते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।